हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इंडियन एविडेंस एक्ट। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अलोंग विद टेकिंग नोट। कीप द बेयर एक्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी लोग अपनी बेयर एक्ट ओपन कर ले। नाउ लेट्स बिगिन। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी। नाउ सेक्शन 1। सेक्शन 1 इज अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पहले यहाँ पे क्या होता था? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट एज वी नो आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया है एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनैक्ट हो गया है, जिसकी वजह से इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। एक बार आप यहाँ पे देखिए कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की किस एंट्री में इंडियन एविडेंस एक्ट मेंशन है जिससे कि ये JNK में एप्लीकेबल होता है। सो एंट्री नंबर 44 टेबल 1 शेड्यूल 5। ये एक बार आप रीड कर लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू नेवर नो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ ले, प्रीलिम्स में यू नो दे कैन आस्क एनीथिंग। तो बस आप जस्ट गो थ्रू वंस, आप एक बार रीड कर ले। सो एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू एंट्री 44 इन JNK। ठीक है। Now let's move further. It extends to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial other than court martial convened under the Army Act, Naval Discipline Act, Indian Navy Discipline Act 1934 or the Air Force Act, but not to affidavits presented to any court or officer, not to proceeding before an arbitrator. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। Commencement, as we know, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, it shall came into force from first day of September 1872. Let's do the second para in detail, that is the extent. So Indian Evidence Act कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है। Territorial applicability हमने देख ली, that it extends to the whole of India. Now Evidence Act also applies to judicial proceedings. Now what are judicial proceedings? Let's understand. वैसे तो सेक्शन 2I ऑफ CRPC में बताया गया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसके दौरान एविडेंस हैज़ बीन लीगली टेकन ऑन ओथ। नाउ प्रोसीडिंग किसी भी तरह की हो सकती है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन। तो अगर प्रोसीडिंग को हम जुडिशियल कब बोलेंगे? जब दोनों ही पार्टी से एविडेंस लिया गया हो, दोनों ही पार्टी को सुना गया हो और एक जजमेंट फॉर्मुलेट किया गया हो, तब हम बोलेंगे हाँ दिस इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। Thus an inquiry will be judicial if it takes evidence from both side, hear both side and by the use of discretion formulate a judgment. I hope आपको समझ आ गया हो। Now Indian Evidence Act is not applicable to non-judicial proceedings. Okay. Now what are non-judicial proceeding? Non-judicial proceeding वही हो जाएगी कि in which no discretion was exercised, no judgment was formed, कोई judicial mind apply नहीं हुआ हो। These are merely administrative inquiry, they are administrative in nature. So Indian Evidence Act is also not applicable to disciplinary proceedings or departmental inquiry. ये भी non-judicial proceedings है, इन पे भी Evidence Act applicable नहीं होगा। Moving forward, Evidence Act is applicable to judicial proceedings in or before any court, including court martial. So court martial में applicable तो होता है, but it does not apply to court martial convened under the Army Act, Naval Discipline Act, Indian Navy Discipline Act, Air Force Act। ये आप एक बार देख लीजिए कि कोर्ट मार्शल पे एप्लीकेबल तो होता है बट किन कोर्ट मार्शल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दीज इससे प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। नाउ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। नाउ व्हाट इज एफिडेविट? जिसे हम हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं। So affidavit are voluntary factual declaration that whatever you are stating is true to your knowledge and belief. लेकिन एविडेंस एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि जब आप एफिडेविट फाइल करते हो अपने किसी स्टेटमेंट का, तो ऑब्वियसली आपके फेवर में ही होगा वो स्टेटमेंट। आप कोई ऐसा स्टेटमेंट तो दोगे नहीं जो आपके अगेंस्ट हो। Therefore it cannot be regarded as a sufficient evidence for any court. Although Indian Evidence Act does not apply to affidavit, it can be used as a mode of proof under CPC or CRPC. CPC में affidavit के provisions कहाँ पे दिए हैं? Order 19, Rule 1, 2 and 3.
CRPC में इसके प्रोविजंस कहाँ दिए हैं? सेक्शन 295, 296 एंड 297(1) ऑफ CRPC. सो एफिडेविट को हम यूज कर सकते हैं किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए. इफ फॉर सफिशिएंट रीजंस कोर्ट पासिस एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 19 ऑफ CPC. सो इसके लिए कोर्ट का डायरेक्शन होना जरूरी है. इफ कोर्ट हैज नॉट पास्ड एनी सच ऑर्डर और हैज नॉट गिवन एनी सच डायरेक्शन, then proof of fact by affidavit is no evidence. Thus, to conclude, we can say affidavit is no evidence under Indian Evidence Act, but it can be so used under CPC or CRPC. I hope आपको ये clear हो गया हो. Now, Evidence Act also does not apply to proceedings before any arbitrator. आर्बिट्रेशन में जो भी मैटर जाता है वो इसलिए जाता है ताकि जो रेगुलर ट्रायल के इतने लैबोरेट प्रोसीजर हैं, जो इतना लंबा ट्रायल चलता है, वो ये सब अवॉइड कर सके और जल्द से जल्द डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके. तो इसीलिए एविडेंस के जो इतने टेक्निकल रूल्स हैं उन्हें आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं किया जाता है. सिमिलरली ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू ट्राइब्यूनल्स. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो. नाउ लेट्स मूव अहेड. वील स्टार्ट विद सेक्शन 3. Section 3 is the interpretation clause. Let's read. In this act, the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. So first is the definition of court. Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. क्या क्या इंक्लूडेड है कोर्ट की डेफिनेशन में? जजेस, मैजिस्ट्रेट्स and all persons legally authorized to take evidence. कौन नहीं इंक्लूडेड है? तो arbitrators. इस बात का ध्यान रखिएगा. Arbitrators are not included in the definition of court. So this definition is only for the purpose of this act. This is not a general definition. किसी और एक्ट में, फॉर एग्जाम्पल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, उसमें कोर्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होगी. ये डेफिनेशन सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए है. ऑल्सो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. कैसे पता चलता है कि कोई डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या नहीं? मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ. अगर किसी भी डेफिनेशन में द टर्म मीन्स एंड इंक्लूड मेंशन है, देन इट मीन्स इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. अगर ये फ्रेज मेंशन है तो मतलब द डेफिनेशन इज हार्ड एंड फास्ट and no other meaning can be assigned to the definition. यहाँ पे the term means and include नहीं है तो this is not an exhaustive definition. यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया है आपके रेफरेंस के लिए कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट फिर भी इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो जजेस, हाँ जजेस आर इंक्लूडेड, मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूडेड, ऑल पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस भी इंक्लूडेड है. सो कौन से नहीं आते हैं? ऑप्शन सी, ऑल कंज्यूमर फोरम. अब इसकी जगह यहाँ पे आर्बिट्रेटर भी मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो आप ये टिक कर दीजिएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट. सो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड anything, state of thing or relation of things capable of being perceived by the senses, any mental condition of which any person is conscious. So यहाँ पे the phrase means and include का क्या मतलब है? That this is an exhaustive definition. मैंने इस definition को break down कर दिया है for your easy understanding. Now let's understand. Now this part of the definition, that is anything, state of thing, relation of thing which is capable of being perceived by the senses, this will come under physical fact or external fact. इन्हें हम physical या external fact बोलते हैं. And this part of the definition, that is any mental condition of which a person is conscious, इसे हम psychological fact या internal fact बोलते हैं. Physical fact या external fact क्या होते हैं? These are visible, tangible या ऐसे fact जिन्हें हम अपने पांचों senses के through perceive कर सके. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सेड समथिंग, हर्ड समथिंग, सॉ समथिंग, किसी ने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ कहा है, उसे कुछ पता है. सो दीज आर फिजिकल फैक्ट और एक्सटर्नल फैक्ट. सो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग जिन्हें हम अपने सेंसेस से परसीव कर सके. दीज आर विजिबल
टैंजिबल, हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं या अपने किसी भी सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, इसलिए इनको फिजिकल या एक्सटर्नल फैक्ट बोलते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इंटरनल फैक्ट क्या होते हैं? सो फैक्ट विच एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, दीज कैन नॉट बी फिजिकली ऑब्जर्व्ड। सो ये इंसान के दिमाग के अंदर होता है, हम इन्हें फिजिकली नहीं देख सकते हैं। सो ऐसे फैक्ट्स को बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट है इंटरनल फैक्ट। स्टेट ऑफ पर्सनस माइंड, उसका मेंटल स्टेट क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, ये सारे फैक्ट्स होंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट। इंटरनल फैक्ट इसलिए क्योंकि ये इंसान के दिमाग के अंदर होते हैं। सो एनी फैक्ट ऑफ विच अ पर्सन इज मेंटली कॉन्शियस एंड विच कैन नॉट बी फिजिकली ऑब्जर्व्ड, उनको उन्हें हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट है इंटरनल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके ओपिनियन, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है, गुड फेथ, फ्रॉडुलेंट, कोई मेमोरी जो उसके दिमाग में एग्जिस्ट करती हो। सो ऑल दीज आर इंटरनल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, दे ओनली एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी पॉजिटिव फैक्ट एंड नेगेटिव फैक्ट. So, the existence of a certain state of thing is a positive fact. Existence, अगर कोई fact exist करता है तो वो positive fact है. Non-existence of a certain state of things is a negative fact. अगर कोई fact exist नहीं करता है तो वो negative fact है. This classification of physical fact and psychological fact was given by Bentham. प्लीज़ गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस बाय योरसेल्व्स, डू रीड इट वंस. ये सब हमने देखा था. द मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट. दैट अ मैन सेट सर्टन वर्ड इज़ अ फैक्ट. Set certain objects arranged in certain order in certain place is a fact. So these three will come under physical facts. That a man holds certain opinion, had a certain intention, acts in good faith, fraudulently uses particular word in a particular sense, or was or at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. That a man had a certain reputation is a fact. So these two, D and E, will come under psychological fact. Now let's move to the next definition.